जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का राजनीतिक विज्ञान। क्लास 10th का जो राजनीतिक विज्ञान है और इसका चैप्टर नंबर जो पहला है सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी का जो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को डिटेल से पहले पढ़ेंगे। इसके थ्योरी को काफ़ी ऐसे करके डिस्कस करना है कि इसका जितना भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए सभी क्वेश्चन बन जाए। बस आप लोग ध्यान से देखिए। करेंगे क्या, सबसे पहले इसका जो चैप्टर नंबर पहला है सत्ता में साझेदारी, इसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2023 तक के बीच में सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। चैप्टर नंबर पहला सत्ता की साझेदारी। तो यही चैप्टर नंबर जो पहला है सत्ता की साझेदारी, इसको हम लोग डिटेल समझते हैं। ये सत्ता की साझेदारी है क्या, क्यों ज़रूरी है और कहाँ कहाँ ये लागू होते हैं, तो ये सबको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये शब्द है, ये आप शब्द को आप लोग देख रहे हैं, सत्ता। सत्ता सत्ता मतलब हम लोग समझते हैं इसका इंग्लिश मीनिंग होता है पावर। सत्ता को हम लोग इंग्लिश में पावर कहते हैं, हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति। शक्ति कहते हैं। तो आजकल जो है सभी को क्या चाहिए, पावर चाहिए। आप लोग जानते ही हैं आजकल सभी जो है चाहते, सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे पास पावर रहे, और जो है आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं कुछ पावर हासिल करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे सत्ता है, शासन, जो यहाँ पे लोकतंत्र, हम लोग जानते हैं शासन कई प्रकार के होते हैं। लोकतांत्रिक शासन होते हैं, राजतंत्र होते हैं, तानाशाह शासन होते हैं, सैनिक शासन होते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं राजतंत्र में शासन कैसे होते थे और लोकतंत्र में कैसे होते हैं। पहले क्या होते थे, जो राजतंत्र थे, राजतंत्र में सत्ता का विभाजन नहीं हुआ था। मतलब जो शक्ति है, शक्ति के विभाजन विभिन्न स्तरों पर नहीं किया गया था, और शक्ति का केंद्र बिंदु एक ही व्यक्ति होते थे, राजा। शक्ति का केंद्र बिंदु एक ही व्यक्ति होते थे राजतंत्र में, जो राजा होते थे। राजा जो है अपने अनुसार वहाँ पे काम करते थे, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र बहुत ही बेहतर शासन है। अब्राहम लिंकन इसकी परिभाषा दिया था, लोकतंत्र जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। तो यहाँ पे जो अब्राहम लिंकन ये परिभाषा दिए हैं, काफ़ी सटीक परिभाषा दिए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं लोकतंत्र मतलब लोगों की भागीदारी इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। तो लोकतंत्र में ये सत्ता की साझेदारी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर कोई भी देश अगर सत्ता की साझेदारी नहीं अपनाते हैं तो वो देश का विभाजन हो जाता है। जैसे अभी उदाहरण दे के समझाएंगे, बेल्जियम और श्रीलंका का हम लोग उदाहरण लेके समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं सत्ता। जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत एक क्या है, लोकतांत्रिक देश है। दुनिया का सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश क्या है, भारत है। तो भारत में जो ये लोकतंत्र है, यहाँ पे शक्ति का विभाजन किया गया है। लोकतंत्र में शक्ति का विभाजन विभिन्न स्तरों पे, विभिन्न संस्थाओं के बीच में किया गया है। यहाँ पे हम लोग जानते ही हैं लोकतंत्र का 3 अंग होते हैं। लोकतंत्र का जो 3 अंग होते हैं, वो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कार्यपालिका होते हैं। उसके बाद यहाँ पे विधायिका, और जो है न्यायपालिका। ये सरकार का 3 अंग है, और ये तीनों जो शक्ति है, जो पावर है, तीनों भागों में बांट दिया गया है। जैसे हम लोग जानते ही है, यहाँ पे जो विधायिका है ये कानून बनाते हैं। विधायिका क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। कार्यपालिका जो है इसे लागू करते हैं। मतलब कार्यपालिका यहाँ पे जो कानून बना है, यहाँ पे जो है कानून में कार्यपालिका कानून को लागू करते हैं।
लागू करते हैं। जो न्यायपालिका है ये जो है कानून का क्या करते हैं, देख रेख, कानून का देख रेख करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखे हैं लोकतंत्र में जो शक्ति थे इसके 3 स्तरों में बांट दिया गया है। 3 स्तर क्या है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। जैसे विधायिका कानून बनाने का काम करते हैं, कार्यपालिका इसे लागू करते हैं, न्यायपालिका कानून का देखरेख करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो शक्ति था, किसी एक व्यक्ति को शक्ति नहीं दिया गया है। लोकतंत्र में शक्ति को बांटा गया है विभिन्न स्तरों में, विभिन्न समुदाय में, विभिन्न संस्थाओं में बांटा गया है। यहाँ पे अगर हम लोग ये तो अंग की बात किए हैं कि भारत सरकार के जो 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसमें शक्ति का बंटवारा किया गया है। लेकिन अगर हम देखें लोकतंत्र के स्तर को, जो भारत है, भारत में जो लोकतंत्र है यहाँ पे शक्ति का विभाजन किया गया है कई स्तर पे। कई स्तर मतलब केंद्र स्तर पे किया गया है, केंद्र स्तर पे किया गया है, यहाँ पे केंद्र स्तर पे किया गया है, राज्य स्तर पे किया गया है, ब्लॉक स्तर पे किया गया है, जिला स्तर पे किया गया है, पंचायत स्तर पे किया गया है। यहाँ पे कई स्तरों पे जिला स्तर, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेते हैं ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर। तो शक्ति के विभाजन जो किया गया है विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न स्तरों, विभिन्न अंगों के बीच में किया गया है लोकतंत्र में। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता था। राजतंत्र में जैसे आप लोग जानते ही हैं, क्लास 9th में पढ़े होंगे, लुई 14वां कहते थे, उसका कथन था मैं ही राज्य हूँ, मेरा हर बात कानून है। कि आप जान सकते हैं कि कितना वो जो है तानाशाह रहे होंगे, काफ़ी तानाशाह होते थे राजतंत्र में। लेकिन यहाँ पे जो लोकतंत्र में है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति तानाशाह नहीं बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र होता है लोगों की भागीदारी, लोग ही इसमें मालिक होते हैं, लोग ही सब कुछ होते हैं इसमें। अगर सरकार कुछ भी करते हैं तो सरकार अगले बार गिर जाएंगे, यही है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में शक्ति के विभाजन विभिन्न स्तरों पर किया गया है, आप देख ही सकते हैं। लोकतंत्र में जो है शक्ति, जो पावर है, जो शक्ति है, विभिन्न स्तरों में बांटा गया है, विभिन्न समुदाय के बीच बांटा गया है। अब क्यों बांटा जाता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन सबसे पहले ये उठता है, सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो शक्ति था इसे हम लोग इंग्लिश में पावर कहते हैं। और ये जैसे मान चलो भारत का जो 3 अंग होते हैं, भारत सरकार का जो 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। और विधायक का काम कानून बनाना होता है, और जो है कार्यपालिका का कानून लागू करवाना होता है, न्यायपालिका इसका देख रेख करना होता है। और देखिए कि यहाँ पर भारत सरकार के जो स्तर है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर, कई स्तरों पर जो है यहाँ पे शक्ति को बांटा गया है, पावर को बांटा गया है। लेकिन ये हम लोग समझेंगे, आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठता होगा कि ये शक्ति का विभाजन क्यों किया जाता है, कारण क्या है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, तो हम लोग सबसे पहले ये क्वेश्चन को देखते हैं। सत्ता में साझेदारी, सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सत्ता में जो साझेदारी है क्यों जरूरी है। तो हम लोग उदाहरण दे के भी समझाएंगे श्रीलंका और बेल्जियम का। सबसे पहले इसका आंसर दे देते हैं, क्या आंसर होंगे इसका। देखिए, अगर इसके आंसर की बात करें, सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, तो सत्ता में साझेदारी जरूरी है जो विभिन्न समुदाय के बीच में जो आपसी संघर्ष होते हैं उसको रोकने के लिए, उसके टकराव को रोकने के लिए। हम लोग जानते हैं कि भारत विभिन्नताओं भरा देश है, बहुत विशाल लोकतांत्रिक देश है, फिर भी यहाँ पे विभिन्नता भरा हुआ है। भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, रंग रूप के आधार पे, कई आधार पे जो है यहाँ पे
यहाँ पे हम देख रहे विभिन्नता है, फिर भी यहाँ पे एकता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सरकार साझेदारी करके चलते हैं। कि यहाँ पे सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है? सब जो विभिन्न समुदाय है, विभिन्न समुदाय समूह के बीच आपसी टकराव को कम करने के लिए जो विभिन्न समुदाय है, समुदाय समूह है, उसके बीच जो आपसी टकराव होते हैं उसको रोकने के लिए सत्ता में साझेदारी काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो किसी भी देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए या लोकतंत्र बहाल करने के लिए, लोकतंत्र को बहाल और मजबूत करने के लिए तो काफ़ी यहाँ पे सटीक आंसर ये होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है? तो सत्ता में साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो विभिन्न समुदाय समूह है उसके बीच जो आपसी टकराव होते हैं उस टकराव को रोकने के लिए और लोकतंत्र को बहाल करने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सत्ता में साझेदारी काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। क्योंकि देख रहे हैं कि इतना बड़ा विशाल देश में, इतना विविधता भरा विशाल देश में भी कहीं आप लोग दंगा फसाद उतना नहीं देखते होंगे। पहले होता था लेकिन अब नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शक्ति का विभाजन किया गया है, कई स्तरों पे मतलब शक्ति का साझेदारी किया गया है। ठीक है, साझेदारी मतलब सभी मिलजुल कर यहाँ पे कार्य करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप तो यहाँ पे अभी नहीं समझे होंगे तो फिर भी इसका उदाहरण लेके समझाते हैं। आपके बुक में दिया हुआ है उदाहरण, बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण दिया हुआ है, उस उदाहरण को हम लोग लेके समझते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं बेल्जियम का। तो बेल्जियम का उदाहरण लेके सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। बेल्जियम, ये जो बेल्जियम देख रहे हैं आप, ये यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है, एक छोटा सा देश है। मतलब ये बेल्जियम जो है यूरोप महादेश का एक छोटू देश है, बहुत छोटा सा देश है। इसकी आबादी मात्र जो है 1 करोड़ लगभग है। इसकी आबादी अगर देखें, इसकी आबादी हम लोग कहेंगे लगभग इसकी आबादी लगभग जो है, इसकी आबादी लगभग कितना है तो 1 करोड़ है। इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ है। मतलब भारत का जो एक राज्य है, जो आपका नाम सुना हरियाणा से भी छोटा है ये। हरियाणा से भी हमारा जो एक भारत का जो छोटा सा राज्य हरियाणा है, उससे भी मतलब यहाँ पे ये छोटा है ये देश, ये छुटकू देश। यहाँ पे कोई भी मतलब कि यहाँ पे समस्या उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ विभिन्नता काफ़ी ज़्यादा है। विभिन्नता को अगर देखें हम लोग भाषाई आधार पर, अगर भाषाई आधार पर विभिन्नता देखें तो भाषाई आधार पर अगर विभिन्नता देखें ना, सबसे पहले बेल्जियम की बात करते हैं। बेल्जियम में डच बोलने वाले, डच भाषी जो है बेल्जियम में, डच भाषी कितने हैं? तो डच भाषी बेल्जियम में जो है यहाँ पे 59% है, 59% है। लेकिन अगर बात करें हम फ्रेंच भाषी, तो फ्रेंच भाषी जो है बेल्जियम में, ये आपका जो है कितना परसेंट है? ये फ्रेंच भाषी 18% है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो बेल्जियम देश है, यहाँ पे डच भाषी जो है 59% है और फ्रेंच भाषी 18% है। यहाँ पे इतना विभिन्नता होने के बावजूद भी अगर ये चाहता था दबदबा बना सकता था शासन में। क्योंकि आप अगर जानते हैं कि अगर ये चाहते तो यहाँ पे प्रतिनिधि को चुन के अपना सरकार बना सकते थे, इतना मतलब जनसंख्या है इसका। लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोग हैं सभी सत्ता में साझेदारी करके एकदम शासन बेहतरीन ढंग से चला रहे हैं।
लेकिन अगर हम बेल्जियम की राजधानी की बात करें, बेल्जियम की जो राजधानी है, अगर बेल्जियम की राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी इसकी जो राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी आप लोग जानते ही हैं, ब्रुसेल्स है। ये जो आप देख रहे हैं ब्रुसेल्स, इसकी राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। तो ब्रुसेल्स में जो है आप लोग देखिएगा काफ़ी इसका सीधा उल्टा है। उल्टा क्या है, यहाँ पे जो बेल्जियम है, बेल्जियम में जो डच भाषी है ये मात्र 20% है और फ्रेंच भाषी 80% है। यहाँ पे बेल्जियम में, इसकी राजधानी बेल्जियम में जो है फ्रेंच भाषी है ये लगभग कितने हैं, ये 80% के करीब है, ठीक है। लेकिन वही अगर बात करें हम यहाँ पे डच भाषी का, तो डच भाषी यहाँ पे मात्र 20% है। मात्र कितने हैं, 20% हैं। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कितना विविधता भरा देश है यहाँ पे। इसकी राजधानी में जो है सिर्फ उल्टा है। यहाँ पे देखते हैं कि डच भाषी 69% है, यहाँ पे देखते हैं डच भाषी जो है 20% है, यहाँ पे देखते हैं फ्रेंच भाषी 18% है, यहाँ पे देखते हैं 80% है। इतना विविधता भरा देश में कैसे मतलब लोकतंत्र संभव है? क्योंकि वहाँ का लोग, वहाँ की जनता, वहाँ की सरकार सत्ता में साझेदारी कर लिए हैं, और सत्ता में साझेदारी करने के बाद वहाँ पे कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हुआ है, कोई भी अभी तक खतरा उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है क्या अपनाए हैं, सत्ता में साझेदारी। तो यहाँ पे सत्ता में लोकतंत्र अगर मजबूत करना चाहते हैं, सत्ता में साझेदारी काफ़ी जरूरी हो जाता है, जो कि एक उदाहरण दे के अभी समझाए हैं। एक उदाहरण देंगे जहाँ पे सत्ता में साझेदारी नहीं अपनाने के बाद जो है वहाँ पे कितना समस्या उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पे जो बेल्जियम देख रहे हैं आप, तो बेल्जियम एक छोटा सा देश है। हम लोग कहते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हाँ है, भारत में भी शक्ति का विभाजन हुआ है, साझेदारी हुआ है। जैसे आप लोग जानते ही हैं, भारत में जो चुनाव हुआ है अब की बार, उसमें जो सरकार बने हैं गठबंधन के सरकार बने हैं। ये ऑप्शन है, अगर कोई सरकार को बहुमत नहीं मिलता है, वो विभिन्न राजनीतिक दल से मिल के गठबंधन करके, मतलब सत्ता में साझेदारी करके सरकार बना सकते हैं। और ये सत्ता में साझेदारी करके जो सरकार बनते हैं, ये लोकतंत्र के लिए जो है, जैसे मतलब सरकार अगर मान के चलिए अगर सत्ता में साझेदारी नहीं होता तो सरकार नहीं बनते, तो फिर से चुनाव होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सत्ता में सभी राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी करके शासन को चलाते हैं, जो कि अभी बीजेपी चला रहे हैं। इसमें बहुत सारे राजनीतिक दल जो है गठबंधन करके सरकार को चला रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखे हैं कि बेल्जियम क्या अपनाए हैं, सत्ता में साझेदारी। बेल्जियम अपनाए हैं सत्ता में साझेदारी। क्या अपनाए बच्चों, साझेदारी। तो सत्ता में साझेदारी जो अपना लिए बेल्जियम, इसके कारण से यहाँ पे कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हुआ। काफ़ी भिन्नता था भाषाई आधार पर, फिर भी कोई देखिए डच मतलब इसके जो देश है बेल्जियम में, इसमें काफ़ी, इसकी राजधानी में काफ़ी उलट पुलट है, फिर भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ है, क्योंकि ये सत्ता में साझेदारी अपना लिए हैं। मतलब यहाँ पे जितना डच भाषी का मंत्री है, जितना फ्रेंच भाषी का मंत्री है, सभी मिलजुल कर यहाँ पे काम करते हैं, चाहे केंद्र स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, सभी मिलजुल कर यहाँ पे कार्य करते हैं। तो कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होता। कोई भी यहाँ पे कानून बनता है तो यहाँ पे सबकी सहमति लिया जाता है। यहाँ पे जो भी कानून बनते थे, सबसे यहाँ पे सहमति लेने के बाद ही कानून बनाते थे। यहाँ पे कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुआ है। लेकिन अगर बात करें हम श्रीलंका का, लेकिन अगर बात हम लोग करें किस देश का, एक छोटा सा द्वीपीय देश जो अपने भारत देश के दक्षिणी बिंदु पर लगा हुआ है। आप लोग देखिएगा, मैप देखिएगा तो उसमें आपको दिखाई देगा। तो हम लोग समझते हैं एक छोटा सा देश, द्वीपीय देश, जिसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम है, श्रीलंका नाम है, श्रीलंका नाम है, ठीक है ना। श्रीलंका, ये जो श्रीलंका देश देख रहे हैं आप लोग, एक द्वीपीय देश है, एक छोटा सा द्वीपीय देश है। एक छोटा सा, यह एक छोटा सा द्वीपीय
देश है। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ से अधिक है। इसकी आबादी जो है लगभग कितने हैं, 2 करोड़ से अधिक है। 2 करोड़ से क्या है, अधिक है। 2 करोड़ से अधिक है। 2 करोड़ से क्या है, अधिक है। तो आबादी 2 करोड़ से अधिक है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे सामाजिक बनावट की, अगर हम लोग यहाँ की सामाजिक बनावट की बात करें, यहाँ की सामाजिक बनावट की अगर बात करें, सामाजिक बनावट की बात करें, तो अगर आप यहाँ का सामाजिक बनावट देखिएगा ना, तो काफ़ी विभिन्नता है। विभिन्नता क्या है, यहाँ पे जो सिंगली भाषी है, जो सिंगली भाषा बोलने वाले यहाँ पर लोग हैं, वो सिंगली भाषी जो है यहाँ पे 74% है, 74% है। लेकिन यहाँ पे जो तमिल भाषी है, जो तमिल भाषी लगभग यहाँ पे जो है 18% है। यहाँ पे कुछ ईसाई भी है, लेकिन हम लोग इन दोनों को टारगेट करेंगे क्योंकि ये दोनों में जो है काफ़ी वहाँ पे संघर्ष हुए हैं। तो सामाजिक बनावट आप देख रहे हैं कि वहाँ पे सिंगली भाषी 74% है और तमिल भाषी 18% है। दबदबा किसका बना रहेगा, ये 74% वाला का। ये सिंगली भाषी का यहाँ पर दबदबा काफ़ी बना हुआ था श्रीलंका में। ये दबदबा इतने ज़्यादा थे कि यहाँ पे नौकरियाँ हो या अच्छी शिक्षा हो, सब में जो है, सब कुछ में इसको ही बेहतर, इसको विशेषाधिकार दिया जाता था सिंगली की। इसको नज़रअंदाज किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकार को लग रहे थे कि अगर यहाँ पर 74% का मत अगर हमको मिल जाता है तो बहुमत बन जाता है, हम सरकार बना लेंगे। इसीलिए इसको टारगेट करते थे, इस पर काम करते थे। इसे नज़रअंदाज किया जा रहा था। इसे जो नज़रअंदाज किया जा रहा था, तभी उसमें से जो तमिल भाषी थे, तो तमिल भाषी जितना भी लोग थे सभी मिलजुल कर वहाँ पे एक संगठन बनाए। यहाँ पे क्यों संगठन बनाए हैं समझेंगे। कारण है संगठन बनाने का, क्योंकि ये जो सिंगली भाषी आप देख रहे हैं, ये जो सिंगली भाषी आप लोग देख रहे हैं, सिंगली भाषी, ये जो आप लोग सिंगली भाषी देख रहे हैं, ये सिंगली भाषी चाहे, सबसे पहले हम सिंगली भाषी को देखते हैं यहाँ पे क्या है, सिंगली भाषी क्या किए थे, कारण क्या था। तो ये सिंगली भाषी क्या किए, सिंगली भाषी को नौकरियां में शीर्ष स्थान दिया जाता था और इसे अच्छी शिक्षा, इसे क्या दिया जाता था, अच्छी शिक्षा दिया जाता था। शिक्षा दिया जाता था मतलब इसे क्या दिए गए थे, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार दिया गया था सरकार द्वारा इसे, क्योंकि जानते थे सरकार अगर इस पे अगर टारगेट करेंगे तो यहाँ से बहुमत मिल जाएगा। इसीलिए इसे विशेषाधिकार, अच्छी शिक्षा इसे दी जाता था, नौकरियां में शीर्ष स्थान इसी को दिया जाता था। लेकिन ये तो कोई बात नहीं था। लेकिन जब ये सिंगली भाषा क्या बनाए, वो सिंगली भाषा को बना लिए वो राज की भाषा, मतलब श्रीलंका की राज की भाषा बना लिया, राज की भाषा बना लिया। तो सिंगली भाषी जो थे, सिंगली भाषा को राज की भाषा बनाया, जिसके कारण से, यही कारण था जो तमिल लोग काफ़ी उग्र हो गए। सभी संगठन बना के इसे जो है, देखिए ये जो आप सिंगली भाषी देख रहे हैं, इसे 1956 में जो है बनाया गया राज की भाषा, श्रीलंका की राज की भाषा 1956 बनाया गया। 1956 बनाने के बाद जो श्रीलंका की राज की भाषा बनाया, देखिए तो एक चीज़ हम लोग वहाँ पे देखे थे, सॉरी यहाँ पे जो गलती हो गया है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 18%
यहाँ पे 18% नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या होंगे 40, यहाँ पे 40% होंगे, ठीक है ना, मिस्टेक हो गया सर। यहाँ पे क्या होंगे 40%। तो डच भाषी 59% थे, फ्रेंच भाषी कितना थे 40% थे। मतलब यहाँ पे जो यूरोप महादेश के जो एक बेल्जियम देश है, छोटा सा देश, वहाँ पे डच भाषी 59% है और फ्रेंच भाषी 40% है। उसकी राजधानी जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में जो है फ्रेंच भाषी 80% है, डच भाषी 20% है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जो देख रहे थे उसको देखते हैं। आगे हम लोग श्रीलंका को देख रहे थे। श्रीलंका एक छोटा सा द्वीपीय देश है। यहाँ की आबादी लगभग 2 करोड़ से अधिक है। यहाँ की सामाजिक बनावट की बात करें तो यहाँ पे सिंगली भाषी 74% है, तमिल भाषी 18% है। सिंगली भाषी को विशेषाधिकार दिया गया था, चाहे नौकरियाँ हो चाहे अच्छी शिक्षा हो, इसको ही मतलब विशेष स्थान दिया जा रहा था। यहाँ पे जो तमिल भाषी से इसे सरकार द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा था। और ये तो सही था, लेकिन जब सिंगली भाषी को जो है सिंगली भाषा को राज्य की भाषा बनाया गया, उसके वजह से कब बनाया गया था 1956 में। सिंगली भाषा को राज्य की भाषा 1956 में जो बनाया गया, उसके वजह से जो तमिल लोग थे, आप लोग जानते ही हैं, जो तमिल लोग हैं उसमें भारतीय मूल का भी कुछ व्यक्ति थे। ये जो तमिल लोग आप लोग देख रहे हैं, ये जो आप लोग तमिल लोग देख रहे हैं, तमिल भाषा बोलने वाला, ये कितना % थे? तो आप लोग बताएं कि यहाँ पे जो ये 18% थे। 18% में जो है इसमें कुछ भारतीय मूल का था, कुछ व्यक्ति भारतीय मूल का था, और कुछ व्यक्ति जो थे इसमें श्रीलंका के थे, ठीक है ना। तो तमिल यहाँ पे तमिल भाषी में 18% में जो है अपन भारतीय मूल का भी व्यक्ति थे। आप यहाँ पे देखिएगा तो भारतीय मूल का व्यक्ति कैसे चले गए श्रीलंका में। आप लोग जानते ही हैं कि अंग्रेज यहाँ पे भारत में 200 साल शासन किए हैं। इसी बीच में क्या करते थे अंग्रेज, भारतीय लोगों को मजदूर बना के अलग अलग देशों में भेजते थे। तो यहाँ पे श्रीलंका में जो भेजे थे भारतीय व्यक्तियों को, भारतीय मूल के व्यक्तियों को, तो वहाँ पे कुछ व्यक्ति जाके बस गए, जिसके वजह से वहाँ पे ये तमिल भाषा सीख गए, वहीं का आदमी बन गए, वहीं का व्यक्ति वहीं पर रहने लगे, और ये भारतीय मूल का व्यक्ति है। तो इस सब को विशेषाधिकार वहाँ पे नहीं दिया जा रहा था, इसे नज़रअंदाज किया जा रहा था। अब जो नज़रअंदाज किया जा रहा था, ये सारे तमिल भाषी मिलके एक संस्था बनाए, मतलब एक संगठन बनाए। क्या बनाए? एक संगठन, मतलब एक कमेटी, जिस संगठन का नाम क्या था? लिट्टे। क्या नाम था? लिट्टे। ये लिट्टे संगठन बनाए। और कब बनाए थे लिट्टे संगठन? तो आप लोग जानते ही हैं 1980 में। 1980 में जो है लिट्टे संगठन को बनाया गया। और लिट्टे संगठन को बनाने का मूल उद्देश्य था, इसका मूल उद्देश्य था बनाने का, इसका मांग था। इसके क्या मांग था? इसके मांग थे जो ये तमिल भाषा है, तमिल भाषा को राज्य की भाषा बनाया जाए। तमिल भाषा को राज्य की भाषा बनाया जाए, ठीक है ना। इसका जो लिट्टे पार्टी ये संगठन बनाने का उद्देश्य था, तमिल भाषा को क्या बनाया जाए? राज्य की भाषा बनाया जाए। और ये तमिल भाषियों के लिए, तमिल भाषी लोगों के लिए जो है अलग देश बनाया जाए। जो यहाँ पे श्रीलंका देख रहे हैं, उसके दक्षिणी पूर्वी भाग में जो स्थान है, बोला जो दक्षिणी श्रीलंका के, पूरा लिख देते हैं यहाँ पे, श्रीलंका का दक्षिणी पूर्वी भाग, श्रीलंका के दक्षिणी पूर्वी भाग जो भाग थे, यहाँ पे अलग देश का मांग कर रहे थे। ये सारे लोग जो है तमिल लोग क्या कर रहे थे, श्रीलंका के दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, यहाँ पे क्या चाहते थे? एक अलग देश बनाया जाए, एक हमारे लिए अलग देश बनाया जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तमिल भाषी देखिए इतना उग्रवादी बन चुके थे ये संगठन, क्योंकि सरकार जो है इस पे जो है इसे एक उग्रवादी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिए थे।
तो ये इसका गलती नहीं है, वहाँ की सरकारों की गलती है अगर आप सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिंगली भाषी थे उसे विशेषाधिकार दिया जा रहा था, इसे मतलब तमिल भाषी को नज़रअंदाज किया जा रहे थे, बहुत सहा ये लोग। उसके बाद सभी मिलकर जो है एक संगठन बनाए 1980 में, जिसका नाम है लिट्टे, और लिट्टे का जो प्रमुख थे प्रभाकरन थे। जब तक प्रभाकरन रहा तब तक ये संगठन काफ़ी उग्र तरीके से चलते रहे और श्रीलंका में जो है बहुत सारी समस्या उत्पन्न करते रहे, और सिंगली वासी को जो है चैन का नींद सोने नहीं दिए थे ये। लेकिन यहाँ पे तमिल भाषी, इसका देखिए इसका मूल उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि जो तमिल भाषा है इसको राज्य की भाषा बनाया जाए, और इसके बाद श्रीलंका का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे अलग देश हमारे लिए बनाया जाए, इसका मूल उद्देश्य था। और ये ऐसे ही कार्य करते रहे उग्र तरीके से। सरकार जो है काफ़ी तंग आ चुके थे इससे, सरकार जो है इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिए थे। लेकिन हुआ क्या, जो प्रभाकरन इसका मूल नेता थे, प्रमुख नेता थे, जो प्रभाकरन जो प्रमुख नेता थे, मतलब लिट्टे पार्टी का। आप लोग ये जो लिट्टे संगठन देख रहे हैं, ये लिट्टे संगठन की स्थापना 1980 में हुआ था। इसके प्रमुख कौन थे? इसके प्रमुख थे प्रभाकरन थे। लेकिन हुआ क्या, ये जो प्रभाकरन थे इसका मृत्यु 2009 में हो गया। जब 2009 में इसका मृत्यु हो गया तो लिट्टे पार्टी जो थे, जो उग्र तरीके से चल रहे थे, ये काफ़ी अशांत हो गए, और जो है इसकी मृत्यु होने के बाद जो है सरकार इसे दबा दिया, और लिट्टे पार्टी वहाँ पे जो है उसका अंत हो गया। और अब यह जाना जा रहा है कि यहाँ पे लिट्टे पार्टी के ख़त्म होने के बाद वहाँ पे सब कुछ सही हो गया। लेकिन फिर भी वहाँ पे आप देख सकते हैं कितना समस्या उत्पन्न हुआ है। अगर ये देश जो श्रीलंका है, ये अगर सत्ता में साझेदारी अपना लेते, अगर श्रीलंका सत्ता में साझेदारी अपना लेते तो यहाँ पे कोई समस्या ही नहीं उत्पन्न होता। क्योंकि अभी देखें बेल्जियम जो है सत्ता में साझेदारी अपनाए हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत हुआ था? नहीं हुआ था। लेकिन ये श्रीलंकाई देश जो है ये सत्ता में साझेदारी नहीं अपनाए हैं, और इसी कारण से यहाँ के लोकतंत्र मजबूत नहीं हुए हैं। क्योंकि आप लोग जानते ही ये जो आज़ाद कब हुए थे, ये जो आप देख रहे हैं श्रीलंका, ये श्रीलंकाई देश जो है आज़ाद कब हुए थे? ये आज़ाद हुए थे, जो श्रीलंका देश है ये आज़ाद हुए तो 1947 में। 1947 में आप जानिए हम लोग जो है ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, और ये 48 में हुआ था, ये जो है 1948 में, एक साल बाद, हमारी आज़ादी के एक साल बाद जो है ये श्रीलंका आज़ाद हुए। फिर भी यहाँ पे लोकतंत्र तो बहाल हुआ, लेकिन लोकतंत्र बहुत दिनों तक टिक नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे सत्ता की साझेदारी नहीं हुआ था। सिंगली भाषी को विशेषाधिकार दिया जाता था। सरकार को लगता था अगर इसे विशेषाधिकार देंगे तो बहुमत मिलेगा, हम जीत जाएंगे, शासन चलाएंगे, और कोई मतलब नहीं था देश में जनता भूखे मरे प्यासे मरे, कोई दिक्कत नहीं था। इसी कारण से अभी तक आप लोग देख ही रहे होंगे कि वहाँ पर बहुत सारी समस्या अभी भी उत्पन्न हो रहे हैं। आप लोग अगर न्यूज़ देखते होंगे तो इसमें आप न्यूज़ में देखे होंगे कि बहुत सारे यहाँ पे जो श्रीलंका में जो अभी भी काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रहे हैं। ये समस्या क्यों उत्पन्न हुए? क्योंकि वहाँ के लोकतंत्र मजबूत नहीं हुए। लोकतंत्र मजबूत होने के कारण क्या था? वहाँ पर सत्ता में साझेदारी नहीं अपनाया। अगर कोई भी देश लोकतंत्र को मजबूत करना चाहता है तो वहाँ पे सत्ता में साझेदारी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है अपनाने के लिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि यहाँ पे सत्ता में साझेदारी अपनाया है, काफ़ी मजबूत लोकतांत्रिक देश है भारत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी कहानी बताए हैं आपको सत्ता में साझेदारी समझने के लिए। अभी 2 उदाहरण लिए हैं ना, एक लिए है बेल्जियम का, एक लिए श्रीलंका का। बेल्जियम में देखें कि वहाँ पे सत्ता में साझेदारी अपनाया तो वहाँ पे कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे श्रीलंका में देखें कि यहाँ के जो सरकार थे सत्ता में साझेदारी नहीं अपनाई, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्या यहाँ पे झेलना पड़ा और झेलना पड़ रहा है अभी तक। तो यही चैप्टर था आपका पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर में इतना ही है। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है आप लोग बना लीजिएगा, और क्वेश्चन बैंक को आप देख के तैयारी कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और हम लोग अब क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसे हम लोग कर लेते हैं अभी, ठीक है ना, इसी वीडियो में कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक बार पूर्ण फिर से रिवीजन करा देते हैं। देखिए अभी हम लोग देख रहे थे सत्ता में साझेदारी, क्या देख रहे थे? सत्ता में साझेदारी देख रहे थे।
तो यहाँ पे सत्ता में साझेदारी जो देख रहे थे, सत्ता मीन्स पावर होते हैं, शक्ति होते हैं। लोकतंत्र के जो 3 महत्वपूर्ण अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसमें शक्ति का बंटवारा किया गया है। जैसे हम लोग जानते हैं विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका है कानून लागू करना, न्यायपालिका का है कानून का देखरेख करना। और हम लोग जानते हैं कि भारत का जो कई स्तर पे सरकार बनाए गए हैं, या कई स्तर पर जैसे लोग मतलब हम लोग जानते हैं केंद्र स्तर पर सरकार बनाए गए हैं, राज्य स्तर पर सरकार बनाए गए हैं, और जिला स्तर पर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर होते हैं, पंचायत स्तर पर चुनाव होते हैं ना, सारे मतलब यहाँ पे कई स्तरों पे जो है जो शक्ति है उसका विभाजन किया गया है, ताकि यहाँ पे कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हो। जो कि आप भारत में देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो केंद्र स्तर पर जो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, और उसके अलावा कई अन्य मंत्रियाँ भी होते हैं, और उसके बाद अगर राज्य स्तर पर देखें तो राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, अन्य मंत्रियाँ होते हैं, और जिला स्तर पर जिला स्तर हो गया, ब्लॉक स्तर हो गया, पंचायत स्तर पर कई मुखिया हो गया, वार्ड सदस्य हो गया, कई ऐसे मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो शक्ति है, शक्ति को विभिन्न स्तरों पर बांट दिया गया है, ताकि यहाँ पे कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हो। जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो आपसी टकराव होते हैं, क्षेत्रवाद के नाम से जो आपसी टकराव होते हैं, उसे ये रोकते हैं, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं कि राजनीतिक दल है उसमें कई धर्म के लोग उसमें रहते हैं, और आप लोग जानते हैं कोई भी पार्टियां हो, सब चाहते हैं कि सभी धर्म को जो है लेके चले, क्योंकि सभी धर्म को लेकर अगर चलेंगे ना तो वहाँ पे काफ़ी उससे मत मिलेगा। वो देखिए यहाँ पर राजनीतिक दल का एक ही उद्देश्य होता है, सत्ता प्राप्त करना। उस वजह से आप लोग देख रहे थे श्रीलंका में उसका उद्देश्य था सत्ता प्राप्त करना। चाहे अगर ऐसा होगा, सत्ता में साझेदारी अगर कोई भी देश नहीं अपनाएंगे तो आगे चल के बहुत सारे समस्या झेलना पड़ेंगे उसे, जो कि श्रीलंका अभी झेल ही रहे हैं। तो इसीलिए सत्ता में साझेदारी अपनाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, तो यहाँ पे देख लिया कि विभिन्न समुदाय के बीच जो आपसी टकराव है उसे कम करने के लिए, लोकतंत्र को बहाल या मजबूत करने के लिए। और बेल्जियम देखें कि यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश बेल्जियम, जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़ है। यहाँ पे डच भाषी 59% है और फ्रेंच भाषी 40% है। राजधानी, इसकी राजधानी ब्रुसेल्स की बात करें तो उल्टा है। राजधानी ब्रुसेल्स में क्या है, ये फ्रेंच भाषी 80% है, डच भाषी कितना है 20% है। इतना विभिन्नता होने के बाद भी यहाँ पे एकता कायम है। एकता क्यों कायम है, क्योंकि यहाँ पर सत्ता में साझेदारी हुआ है, और सत्ता में साझेदारी होने के बाद यहाँ पे कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हुआ है। लेकिन अगर बात करें श्रीलंका का, अगर बात हम लोग करते हैं, श्रीलंका का एक छोटा सा द्वीपीय देश है, यहाँ की आबादी लगभग 2 करोड़ है, फिर भी यहाँ की सामाजिक बनावट देखें तो सिंगली भाषी 74% है। इसी का दबदबा जो है शिक्षा क्षेत्र में हो या नौकरियां में हो, सब कुछ में इसका दबदबा बना रहता था। ये सरकार जो है तमिल भाषा क्या करते थे, सरकार तमिल भाषी को नज़रअंदाज करते थे। सरकार जो है तमिल भाषा क्या करते थे, नज़रअंदाज। सरकार जो तमिल भाषी को नज़रअंदाज कर रहे थे। इसी कारण से ये तो कोई बात नहीं था, लेकिन सरकार के द्वारा सिंगली भाषी को 1956 में जो राजभाषा घोषित कर दिया गया है, जिसके वजह से तमिल भाषी सभी मिल के जो है लिट्टे संगठन बनाए, और तमिल भाषी सभी मिलकर जो लिट्टे संगठन बनाए हैं। और लिट्टे संगठन कब बनाए हैं, 1980 में। 1980 में जो है ये लिट्टे संगठन बनाया गया है, जिसका प्रमुख प्रभाकरण थे, और 1980 में से बनाए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य था, मूल मतलब इसका जो मांग था तमिल भाषा को राज्य की भाषा बनाया जाए। श्रीलंका का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, वहाँ पर अलग देश हमारे लिए बनाया जाए। और इसके अलावा अभी हम लोग देखे हैं कि ये जो प्रभाकरण है, लिट्टे पार्टी का काफ़ी प्रमुख आदमी थे, काफ़ी प्रमुख व्यक्ति थे, यही लीड कर रहे थे। ये जो देख रहे लिट्टे पार्टी, इसका लीडर जो है, मेन लीडर यही लीड कर रहे थे। लेकिन 2009 में इसका मृत्यु होने के बाद जो है यह माना जाता है कि लिट्टे पार्टी पूरी तरह से ख़त्म हो गया और श्रीलंका जो है फिर से जो है ठीक हो गया। लेकिन अभी तक वहाँ श्रीलंका में देख रहे हैं कि लोकतंत्र कायम नहीं है, अब फेरबदल होते रहता है शासन में। यही है, सत्ता में साझेदारी नहीं अपनाने के बाद जो है बहुत सारी समस्या झेलना पड़ रहे हैं ना। इसलिए देख रहे भारत जो है एक बहुत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि यहाँ पर सत्ता में साझेदारी अपनाया गया है। चलिए आगे हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं राजनीतिक विज्ञान रामबाण सिद्ध होने वाला है आपके एग्जाम में, क्योंकि आप लोग जानते हैं क्वेश्चन बैंक में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक को देख के मेहनत करते हैं ना, काफ़ी मतलब कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोग जो तैयारी कीजिए क्वेश्चन बैंक को देखते हुए कीजिए। जैसे हम लोग पहला चैप्टर पढ़े, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन बैंक से बनाते हैं।
ठीक है ना। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे जो है रिपीटेड है। पहला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था जो है भारत में कहाँ किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था। आप जो ये देख रहे पंचायती राज व्यवस्था, यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। बिहार की पंचायती राज व्यवस्था में जो है महिलाओं के लिए 50% के आरक्षण की बात किया गया है, लेकिन लोकसभा की बात करें यहाँ पे 33% आरक्षण की बात किया गया है महिलाओं के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट किया। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन अभी जस्ट आपको बताए हैं कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं? तो 50%। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में जो महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किया गया है वो 50% किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 50%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है, बताइएगा इसका आंसर क्या होंगे। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति मीन्स धर्म पर आधारित। देखिए धर्म, सांप्रदायिक मतलब होता है धर्म। जब धर्म पर आधार पर राजनीति होते हैं सांप्रदायिक राजनीति होते हैं। ये क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझते हैं। जिस राजनीति में एक धर्म दूसरे धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं ना, वो से हम लोग क्या कहते हैं? सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? कौन ऐसे व्यक्ति थे जो रंगभेद के विरोधी नहीं थे? रंगभेद मतलब काला गोरा को जो भेद किया जा रहा था अफ्रीका अमेरिका और देश में, वही रंगभेद के विरोधी जो है कौन नहीं थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर रंगभेद के विरोधी थे। महात्मा गांधी जो है रंगभेद के विरोधी थे। ओलंपिक धावक टॉम स्मिथ जो है एवं जॉन कॉर्लेंस ये भी जो है रंगभेद के विरोधी थे। लेकिन ये जो जेड गुडी देख रहे हैं ये रंगभेद के विरोधी नहीं थे। यही जो है आंसर हो जाएंगे, इसका आंसर यही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, जब हम लोग लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है किस? लैंगिक विभाजन मतलब पुरुष और स्त्री में जो अंतर होता है। यहाँ पे इसका आंसर होंगे स्त्री और पुरुष के बीच में जो जैविक अंतर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक विभाजन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? हमारा जो भारतीय संविधान है इसके बारे में कौन सा कथन इसमें सही है वो बताइएगा। 3 गलत होंगे, 1 सही होंगे, आप सही बताइएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इसमें एक धर्म के आधार पर ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। हमारा जो संविधान है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे इसका। हमारा जो भारतीय संविधान है ये धर्म के आधार पे भेदभाव क्या करते हैं? मनाही करते हैं, मना करते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं धर्म के आधार पे आप। यह जो है एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। अब बताइए, भारतीय संविधान एक धर्म को राजकीय धर्म, भारत का कोई भी राजकीय धर्म है क्या? नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आप प्रस्तावना पढ़े होंगे, उसमें धर्मनिरपेक्षता सब दिया गया है। भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि भारतीय संविधान में या भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। अगर भारत के लोग मानना चाहते मान सकते। भारत के लोग स्वतंत्र है अपने धर्म को मानने के लिए, उसे आज़ादी मिल चुकी है, मिला हुआ है अपने धर्म को मानने के लिए। वो धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन वो जैसे हमारा संविधान है, संविधान जो है किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। मतलब भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म, कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, लेकिन भारत की जनता मानते हैं, धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं, उसे आज़ादी है, धार्मिक आज़ादी दिया गया है सभी लोगों को। भारतीय जनता को ये मौलिक अधिकार है। चलिए, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। देखिए बिल्कुल गलत। यहाँ पे आज़ादी है, मूल अधिकार है, धार्मिक आज़ादी है, ठीक है। सब अपने अपने धर्म को मान सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। महिलाओं में मतदान का अधिकार कब है?
देखिए महिला को यहाँ पर आरक्षण दिया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को काफ़ी अधिकार दिया गया है, आरक्षण दिए गए हैं। इसमें महिलाओं के अधिकार काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं। इसमें जो है ये भी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका सही, महिलाओं में मतदान का अधिकार नहीं है। सब महिला 50% अधिकार दिया गया है, महिला हो पुरुष हो सब मतदान करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1975 ईस्वी में जो है प्रत्येक वर्ष जो है 8 मार्च को जो है बोला गया है। 8 मार्च को क्या मनाना है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है। तो सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है बताइएगा? तो सांप्रदायिक राजनीति धर्म पे आधारित है। धर्म पे आधारित, संप्रदाय मतलब जाति धर्म, धर्म पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यता की संख्या कितना है? जो 16वीं लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61। 16वीं लोकसभा चुनाव में जो है महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61 थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? तो क्षेत्रवाद की भावना से अलगवाद का बोध होता है। भाषाई आधार हो, क्षेत्रवाद हो, धर्मवाद हो, इससे अलगवाद होता है। जैसे हम लोग देखे श्रीलंका में, वहाँ पर भाषाई आधार पर बांटा जा रहा था, क्षेत्रवाद धर्मवाद हो रहे थे। इसी कारण से वहाँ पर क्या हुआ? अलगवाद हुए, अलग देश का मांग कर रहे थे। ठीक है ना, ऐसा आंसर अलगवाद डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो अभी जस्ट आपको बताए थे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1975 में किया गया था। प्रत्येक 8 मार्च को जो है प्रतिदिन 8 मतलब प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को जो है क्या मनाना है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना है। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत गठन किया? अभी हम लोग देखे थे कहानी बेल्जियम का, और बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत गठन किया? तो ब्रुसेल्स में बहुमत गठन किए थे कौन भाषी? तो बहुमत किसका था ब्रुसेल्स में? तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? डच भाषी समुदाय, मतलब यहाँ पे फ्रेंच भाषी होना चाहिए क्योंकि फ्रेंच भाषी 80% थे, डच भाषी कितना थे? 20% थे। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? फ्रेंच भाषी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? जो राष्ट्रवादी लोग थे और यूके सरकार के बीच जो है समझौता कब हुआ था? यूके सरकार मतलब इंग्लैंड के राजा के बीच जो है कब यहाँ पे समझौता हुए? तो 1998 में। 1998 में जो है राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच में क्या हुए थे? समझौता हुए थे। चलिए ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं 2011 से लेकर 2023 में जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग लिए हैं। ठीक है ना, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। किसने कहा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पहले ही बोल दिए थे धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, जो कि आप लोग जानते हैं कि आजकल जो राजनीति होते हैं धर्म पे ही हो रहे हैं। निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम है? क्षेत्रवाद हो, धर्मवाद हो, भाषाई आधार हो, कोई भी मतलब यहाँ पे क्षेत्रवाद की भावना का जो कोई परिणाम है क्या? अलगवाद है। अलग होने लगते हैं, अलग देश का मांग करने लगते हैं, सब अलगवाद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? तो भाषा के आधार पर सामाजिक विभाजन कहाँ पर हो रहे थे? श्रीलंका में हो रहे थे, लेकिन ऑप्शन नहीं दिए हैं। तो ऑप्शन नहीं दिए तो हम लोग जाएंगे बोल्विया। जो बोल्विया एक देश है, यहाँ पे भी सामाजिक विभाजन हुआ है भाषा के आधार पे। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा, वही क्वेश्चन, कब किया गया? तो 1975 में किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। 8 मार्च को बोला कि प्रति वर्ष 8 मार्च को क्या मनाना है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना है। और इसकी घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ 1975 में किए थे। तो आप लोग यहाँ पे पूरा क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव अभी देखे हैं, पहला चैप्टर का, सिविक्स का पहला चैप्टर का। आप क्या देखें? आप इसमें ये देखे हैं कि महिला से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप अभी देखे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है। उसके साथ अभी देखे हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, कौन संस्था जो है
इसे लागू किए थे, कब लागू किए थे, ये सारे बात महिला से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, जो पहला चैप्टर है यहाँ पे जो महिला रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, चाहे सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, यहाँ से सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए कैसे पूछे जा रहे हैं कि आप ऊपर से नीचे तक देखिएगा, ज़्यादातर यहाँ पे महिला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पूछे गए कि 16वीं लोकसभा चुनाव में महिला का भागीदारी कितना था, पूछे गया ना। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं वो महिला से रिलेटेड ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसीलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक को पूछने का नज़रिया देखिए, किस प्रकार से पूछ रहे हैं, उसी प्रकार से आप मेहनत कीजिए। काफ़ी कम समय बचा हुआ है, इस कम समय में जो है ज़्यादा मेहनत कीजिए। और ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ ले, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कम ही पढ़ना है, लेकिन स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी मतलब यही क्वेश्चन बैंक को देख कर आप लोग मेहनत कीजिए। क्वेश्चन बैंक में किस तरीका का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसी तरीका से क्वेश्चन आप बनाइए, उसी तरीका से क्वेश्चन को पढ़िए। आप लोग के लिए हम रेगुलर ऐसे ही वीडियो डालेंगे, जैसे आज पहला चैप्टर डाले हैं शॉर्ट में, इसी प्रकार शॉर्ट में ही सभी वीडियो, क्योंकि समय अभी है नहीं आपका रिवीजन करने के लिए, ऐसे ही शॉर्ट में वीडियो रेगुलर डालेंगे। तो आप लोग रेगुलर जो है हमारे वीडियो को देखिए, और इस चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इससे हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए वीडियो बनाने में। और अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।